नमस्कार, मैं अभिषेक आप सबका स्वागत करता हूं अपने नए लेक्चर सीरीज में, जिसका नाम है रेसिड्यू और रेसिड्यू थ्योरम। पार्ट 1 में हम लोग रेसिड्यू और उस पे आधारित कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यहाँ पर, और पार्ट 2 में हम लोग रेसिड्यू थ्योरम के पहले तो कॉन्सेप्ट को उसके स्टेटमेंट के जरिए समझने की कोशिश करेंगे, और फिर उस पे आधारित कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को देखेंगे कि कितने आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझा है। तो अभी इस लेक्चर में फ़िलहाल हम लोग रेसिड्यू कैसे किसी कॉम्प्लेक्स फंक्शन की निकाली जा सकती है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आपके लिए ये लेक्चर जो है ना, जो रेसिड्यू और रेसिड्यू थ्योरम पे आधारित है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप गेट या CSIR के एस्पिरेंट्स हैं तो आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी उस एग्ज़ाम में, और साथ ही साथ अगर आप बीटेक और BSc के स्टूडेंट हैं या कहीं से भी ग्रेजुएशन आप कर रहे हैं साइंस या इंजीनियरिंग हिस्ट्री में, तो उसके लिए भी ये जो लेक्चर है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रोल निभाने वाली है। आइए शुरू करते हैं रेसिड्यू किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन का। रेसिड्यू समझने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स को समझना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है पोल। तो हम लोग पोल को समझते हैं सबसे पहले, और फिर हम लोग रेसिड्यू पे जाने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए एक फंक्शन ले लिया fz इजकल टू 1/z-2। अब ये फंक्शन जो है वो एनालिटिक होगा हर जगह पे सिवाय z इजकल टू 2 के। अगर आप z इजकल टू 2 रखोगे तो ये फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा, यानी z इजकल टू 2 जो होगा वो पॉइंट जो होगा वो सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा, सिंगुलरिटी शो करेगा। अब ये सिंगुलरिटी जो है, हम लोग आगे चल के सिंगुलरिटी भी देखेंगे। फिलहाल बस ये समझिए कि ये सिंगुलरिटी का एक टाइप है जिसको हम लोग पोल कहते हैं। तो पोल जो है वो सिंगुलरिटी का एक टाइप हो गया। अब ये किस तरह का पोल है ये समझने के लिए हम लोग इसमें अगर देखेंगे तो इसके पावर में अगर देखेंगे जाएंगे तो पावर 1 है, पावर 1 है। तो ऐसे पोल को हम लोग कहते हैं z इजकल टू 2 इज़ अ पोल ऑफ ऑर्डर 1। अब चूंकि ऑर्डर 1 कहना थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि z इजकल टू 2 जो है इज़ अ सिंपल पोल। तो आज के बाद से हम लोग वो सारे पोल जिसका ऑर्डर 1 होगा उसको नाम देंगे सिंपल पोल। ठीक है, तो ये तो हम लोग ने समझा सिंपल पोल के विषय में कि सिंपल पोल क्या होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक दूसरे फंक्शन की, जहाँ पे कि fz लिखा हुआ है 1/z-2 ये फंक्शन में भी अगर आप z इजकल टू 2 रखोगे तो ये एनालिटिक नहीं होगा, यानी z इजकल टू 2 जो है वो भी यहाँ पे सिंगुलरिटी को शो करता है। और किस तरह की सिंगुलरिटी है, ये भी पोल कहलाएगा। तो z इजकल टू 2 जो है वो भी पोल है। तो अगर कोई लिखेगा तो लिखेगा z इजकल टू 2 इज़ अ पोल ऑफ द गिवन फंक्शन fz। ठीक है, और किस ऑर्डर का है, ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है, 3 है। तो जब भी ऑर्डर 1 होता है तो उसे हम लोग सिंपल पोल कह के बुला लेते हैं, लेकिन 1 से बड़ा अगर कोई भी ऑर्डर है तो वहाँ पे हम लोग ऑर्डर का नाम लिया करते हैं। जैसे आप समझिए कि आपको fz इजकल टू 1/z-2 अगर m लिखा हुआ दिख जाए तो आप समझ जाइएगा ये क्या है कि भाई z इजकल टू 2 तो एक पोल है, लेकिन इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर पोल का जो है वो स्मॉल m है। तो इस तरीके से हम लोग पोल को 2 कैटेगरी में बदल सकते हैं। एक कौन, एक तो वो जो कि ऑर्डर 1 यानी कि सिंपल पोल है। दूसरा कौन, दूसरा वो जिसका कि ऑर्डर m है और m कोई भी आपकी वैल्यू ले सकता है। तो इस तरीके से 2 कैटेगरी में हमें पोल मिला है, और इसे हम लोगों को उसी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। एक और पॉइंट को अच्छे से समझ लेते हैं जिसका नाम है लॉरेंट सीरीज़। अगर लॉरेंट सीरीज़ की बात करें तो लॉरेंट सीरीज़ में फंक्शन fz को एक सीरीज़ एक्सपेंशन के फॉर्म में लिखा जाता है, और उसको लिखने का तरीका होता है an(z-z0) कर दीजिए, या अगर आपको z0 नहीं सही लग रहा है तो आप यहाँ पे a कर दीजिए। a कोई पॉइंट है उस पर हम लोग चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे पावर n कर दीजिए, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं bn/z-a पावर n। ठीक है जी, तो हम लोग यहाँ पे n जो मेरा है वो 0 से इन्फाइनाइट रन करेगा, और यहाँ पे n जो है वो 1 से इन्फाइनाइट रन कर रहा है। समीशन को जब आप एक्सपेंड करेंगे तो ये आपको दे देगा a0 प्लस a1z-a प्लस a2z-a का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, ऐसे तमाम आपको टर्म्स मिलते जाएंगे, प्लस
जब आप सेकंड पार्ट को यानी कि इसको अगर आप एक्सपेंड करोगे, n की वैल्यू 1 से रन कर रही है यहाँ पे, तो पहला टर्म मिलेगा b1 z माइनस ए, दूसरा टर्म अगर देखोगे तो वो b2 z माइनस ए स्क्वायर, और ऐसे तमाम टर्म यहाँ पे मिलते जाएंगे। तो ये जो एक्सपेंशन है, इस एक्सपेंशन को, सीरीज एक्सपेंशन को हम लोग एक नाम देते हैं जो कहलाता है लॉरेंस सीरीज। अब इस लॉरेंस सीरीज में जो आपका सिंपल पोल है, अगर आप सिंपल पोल देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि भाई इधर तो फंक्शन क्या है, एनालिटिक है पूरी तरह से, और यहाँ पे अगर देखोगे तो ये पोल ऑफ ऑर्डर 2 है, 3 है। इस तरह से अगर आप इस टर्म ऑनवर्ड आगे देखना शुरू करोगे तो आपको ऑर्डर बढ़ता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर आप इस पे देखोगे इस टर्म को, तो यहाँ पे सिंपल पोल है। क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है, 1 है। अब इस सिंपल पोल का जो कोफिशिएंट है, जिसको हम यहाँ पे सर्कल करना है, इसका कोफिशिएंट है b1। इसी b1 को हम लोग कहते हैं रेसिड्यू। इस b1 को क्या कहते हैं, रेसिड्यू कहते हैं हम। अब प्रश्न उठता है कि हमने b2, b3, b4 के प्रति अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाया, लेकिन b1 के प्रति मेरा झुकाव काफ़ी ज़्यादा है। कारण ये है कि हमें जब कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन सॉल्व करने को आएगा तो उसमें b1 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में होगा, और b1 की मदद से, जिसको हम रेसिड्यू नाम दिए हैं, हम लोग कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को, जो कि किसी भी क्लोज कर्व पे होगा, फटाफट हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो ये चीज़ें आपको आगे देखने को मिलेगा। फ़िलहाल हम लोग b1 को समझ गए कि b1 ही हमारा जो है रेसिड्यू है। अब हम बात कर लेते हैं कि रेसिड्यू क्या होता है। रेसिड्यू को समझने के लिए मैं एक एनुलस फॉर्म कर लेता हूँ। अगर आपको एनुलस नहीं पता है तो वो टेलर सीरीज़ और लॉरेंस सीरीज़ में आपको पता चल जाएगा। फ़िलहाल आप इसे देखिए। अगर आप देखिएगा तो मैंने 2 सर्कल बनाया है। एक सर्कल छोटा वाला आपको दिख रहा है और एक बड़ा वाला सर्कल दिख रहा है। मान लिया कि ये सेंटर में एक पॉइंट ले लिया और इस पॉइंट का कुछ नाम दे देते हैं हम लोग। मान लिया कि ये पॉइंट जो है वो z=a पॉइंट है, और ये z=a जो है ना, वो एक पोल है। अब ये सिंपल पोल भी हो सकता है, ये पोल किसी ऑर्डर का हो सकता है, वो हम लोग बाद में समझेंगे। यानी कि यहाँ पे ऑर्डर को लेके कोई हमारे तरफ से रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो अब इस पोल की वजह से, पोल मतलब सिंगुलरिटी, तो पोल की वजह से मुझे सबसे पहले तो एक छोटा सर्कल ड्रॉ करना पड़ा, आप देख सकते हो ये वाली। और उसके बाद आप जब देखते हो एक दूसरी सर्कल ड्रॉ करते हो यहाँ पे, तो इन दोनों सर्कल के बीच में, जो इन दोनों के सर्कल के बीच में यहाँ पे आपने रेड डॉट करके दिखाने की हमने कोशिश की है। ये जो आपके पास कॉरिडोर है, ये जो आपके पास एक रीजन है जिसको हम लोग एनुलस कहते हैं। किसी भी 2 सर्कल के बीच का जो रीजन होता है उसको हम लोग एनुलस कह के बुलाते हैं। इस एनुलस में फंक्शन जो है एफ वो एनालिटिक है। ऐसा क्यों? क्योंकि जहाँ भाई एनालिटिक नहीं था वो था ये पॉइंट, बीच वाला सेंटर, उसको हम लोग ने अलग कर दिया इन दोनों सर्कल की मदद से। तो ये जो बीच वाला पोर्शन है ना, इस बीच वाले पूरे पोर्शन में आपका फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, एनालिटिक होगा। यानी कि इस एनुलस में ये फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक होगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसी एनुलस के लिए लॉरेंस सीरीज हम लोग लिखते हैं, लॉरेंस सीरीज का एक्सपेंशन करते हैं। तो एनुलस का होना यहाँ पे स्वाभाविक था। अब जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि एक आपके सामने यहाँ पे लॉरेंस सीरीज लिखी गई है। यहाँ पे जो कोफिशिएंट an है उसके लिए लॉरेंस साहब ने बताया था कि एक फार्मूला होता है 1/2 पाई i, और यहाँ पे आप चाहो तो ओवर कर्व c लिख सकते हो f(z/z माइनस a पावर n+1 dz। अगर आप जाते हो लॉरेंस सीरीज में तो आपको an और bn ये दोनों कोफिशिएंट के लिए फार्मूला दिया हुआ है। तो हम लोग जब लॉरेंस सीरीज की बात करेंगे और टेलर सीरीज की बात करेंगे तो इस पर अलग से विचार करेंगे। हाल फिलहाल में हम लोग बस ये लिख दें कि भाई ये होता क्या है। तो एक साहब यहाँ पे n+1 हो जाते हैं और दूसरे साहब जो होते हैं वो n+1 होते हैं, और ये -n+1 हो जाता है। तो हमें तो b1 की ज़रूरत है। तो b1 अगर यहाँ से आप निकालोगे तो आपके b1 की वैल्यू आ जाएगी 1/2 पाई, और यहाँ पे अगर आप 1 रखोगे तो -1+1 कैंसिल होकर 0 आ जाएगा, और कुल मिला के मेरे पास f(z) बचेगा। ये एक फार्मूला है b1 को निकालने के लिए, या यूँ कह दें कि एक फार्मूला है जो b1 और लाइन इंटीग्रेशन या कंटूर इंटीग्रेशन जो आपने कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन पढ़ा उसके बीच के एक रिलेशन को बताता है।
अब बात कर लेते हैं कि मेरे को अगर रेसिड्यू समझ में आ गया कि रेसिड्यू मतलब B1 और B1 है क्या, सिंपल पोल का कोफिशिएंट। तो अब रेसिड्यू कितने प्रकार के हो सकते हैं। पहला हो सकता है रेसिड्यू सिंपल पोल के लिए, तो हम लोग पहला जो पॉइंट नोट करेंगे वो करेंगे रेसिड्यू एट सिंपल पोल। और दूसरा हम लोग बात करेंगे रेसिड्यू एट अ पोल ऑफ ऑर्डर n। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि पोल दो तरह के हो सकते थे, एक तो सिंपल पोल हो सकता था और दूसरा पोल ऑर्डर n का हो सकता था। यानी रेसिड्यू के दो फार्मूले बनेंगे। पहला तो मान लेते हैं कि मेरा जो z इजकल टू a है वो क्या है, वो एक सिंपल पोल है। अगर सिंपल पोल होगा तो रेसिड्यू का फार्मूला आप लिख सकते हो z इजकल टू a पे लिमिट z टेंडिंग टू a z माइनस a एफ जेड, ये लिख सकते हो। और अगर देखो भाई सिंपल पोल होगा तो होगा क्या, यहाँ पे मान लो कोई फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन निकालना है, वो ऐसा फंक्शन दिया हुआ है जिसका इंटीग्रेशन पूछा है, इस तरह का फंक्शन दिया हुआ है। तो इसमें हमारा जो पोल है वो क्या है, z इजकल टू a है। और अगर ये हट जाएगा तभी हम कुछ इंटीग्रेशन में हाथ पाँव मार सकते हैं। और इसका ऑर्डर कितना है, तो इसका ऑर्डर 1 है, यानी सिंपल पोल है। तो सिंपल पोल में हम लोग क्या करते हैं, इसी z माइनस a का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इस ए फंक्शन में। मान लीजिए ये एफ जेड है, करने के बाद हम लोग z इजकल टू ए रख देते हैं। तो z इजकल टू ए रखो या लिमिट के फॉर्म में लिख दो, तो मेरे पास कुल मिला के एक फार्मूला बन जाता है और वो फार्मूला ये है। तो आज के बाद आप बिल्कुल इसको दिमाग में रख लीजिएगा कि रेसिड्यू है और वो भी सिंपल पोल के लिए अगर है रेसिड्यू, तो उसके लिए फार्मूला ये आपको यूज करना है, ठीक है ना। जहाँ पे भी पोल मिल रहा है उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और लिमिट को रख दीजिए। दूसरा देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे भी पोल है लेकिन उसका ऑर्डर n है। तो जब पोल ऑर्डर 1 का था तो हम लोग पोल से मल्टीप्लाई करते थे ऑर्डर 1 का। लेकिन मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जहाँ पे कि आपको एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए पावर n लिखा हुआ है और इसको कह रहा है इंटीग्रेट करने को, तो आपको करना क्या है, जो भी डिनोमिनेटर में है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ने सीखा कि उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहला काम तो आपको यही करना है यहाँ पे कि बहुत दिमाग नहीं लगाना है, जो भी आपका डिनोमिनेटर है जिस ऑर्डर का, उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या कीजिए कि आपने एक कम बार इसको डिफ्रेंशिएट करना है। यानी कि अगर यहाँ पे पोल जो है उसका ऑर्डर n है तो n में से कम कर दो, कितना आएगा n-1, तो इसको आप n-1 टाइम आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। और फिर उसके बाद जो भी आता है वैल्यू वापस आप उस पोल वाला जो पॉइंट है z इजकल टू a, ठीक है ना, मान लिया कि z इजकल टू a हमारा पोल है जिसकी वजह से इसको सॉल्व करना पड़ रहा है, तो लिमिट को फिर बुला लीजिए आप z टेंडिंग टू a और बाहर 1 अपॉन फैक्टोरियल n-1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी कि जो भी आपका ऑर्डर है उसमें से एक कम करके उतने बार डिफ्रेंशिएट करो और उतने ही फैक्टोरियल से आप यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए। ये जो वैल्यू आएगी ना, यही वैल्यू जो होगी वो आपकी रेसिड्यू होगी। कहाँ पे, z इजकल टू a पे, कब, जबकि ऑर्डर n है। तो ये दो फार्मूले हैं जिसकी मदद से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक बार आप फार्मूले को ज़रूर देख लीजिए। अब आइए प्रश्न लेते हैं और देखते हैं कि ये किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। एग्जाम्पल नंबर 1 की बात कर लें। मान लीजिए आपसे कहा जा रहा है कि रेसिड्यू निकालो किसका, फंक्शन है आपका z अपॉन z-1 और z-2 का। तो आपने क्या करना है, ये मान लीजिए आपका फंक्शन f(z) है। तो आपने क्या करना है, आपको ये देखना है कि भाई रेसिड्यू निकालना है किस पॉइंट पे। तो मान लो वहाँ पे कह रहा है कि एट z इजकल टू 1 पे, तो आपको क्या करना है, z इजकल टू 1 अगर देखोगे तो वो कहाँ से मिलेगा आपको, यहाँ से मिलेगा। तो z-1 से हमें z इजकल टू 1 मिलेगा। यानी कि अगर 1 रख देंगे तो ये वाला टर्म जो है ना, ये आपको सिंगुलरिटी देगा। तो जो सिंगुलरिटी देता है और इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर 1 है, यानी ये सिंपल पोल है। तो हमें सिंपल पोल वाला फार्मूला अप्लाई करना है और इंटेंशनली हम फोकस करेंगे इस पॉइंट पे कि इसको रिमूव करना है। यानी जिसको रिमूव करना होता है उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम यहाँ पे एफ जेड को, मेरा जो ये एफ जेड है, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एफ जेड को हम मल्टीप्लाई कर देंगे
z माइनस 1 से, क्योंकि z माइनस 1 जो है वो आपको तकलीफ दे रहा है किस पॉइंट पे, z इजकल टू 1 पे। z इजकल टू 1 रखने पे 0 हो जा रहा है, तो उससे मल्टीप्लाई कर देना है और लिमिट ले लेना है। लिमिट कहाँ पे लेंगे, z टेंडिंग टू 1 के लिए ले लेंगे, तो वो लिमिट ले लिया हम लोगों ने। ये हमारा फार्मूला था रेसिड्यू एट सिंपल पोल का। अब ज़रा इसको सॉल्व करते हैं। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो लिमिट z टेंडिंग a, मतलब a1 है यहाँ पे, ये तो रहेगा z माइनस 1। अब एफ जेड अगर देखोगे तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है z अपॉन z माइनस 1 z माइनस 2। अब देखो फ़ायदा क्या होगा इस फॉर्मूले का, जहाँ पे आपको दिक्कत हो रहा था, दिक्कत कहाँ हो रहा था, z इजकल टू 1 यहाँ पे रखने पे ये वाला टर्म 0 हो जा रहा था और फंक्शन को एनालिटिक होने से रोक रहा था। तो ये उसी क्वांटिटी से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचे हुए हिस्से में आप 1 रख दीजिए, तो जहाँ जहाँ z दिख रहा है अगर उन सारे जगह पे आप 1 रखोगे तो आपको ये वाला टर्म 1 दे देगा, और यहाँ पे जब आप 1 रखोगे तो 1 माइनस 2 यानी माइनस 1 हो जाएगा। तो माइनस 1 जो हो गया मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि मान लीजिए कोई कहता है कि भाई साहब आप एट z इजकल टू 2 आप रेसिड्यू बताओ, क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ दिया गया। क्वेश्चन वही है जो यहाँ पे ऊपर दिया हुआ था, तो आप क्या करोगे, आप जल्दी से यहाँ पे एफ जेड में मल्टीप्लाई कर दोगे किसका, जिससे कि आपको दिक्कत हो रही है। अब जेड हम लोग क्या करेंगे, जेड माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और लिमिट ले लेंगे जेड टेंडिंग टू 2, क्योंकि जेड इजकल टू जो आपका वैल्यू है जेड इजकल टू 2 पे हम लोग चेक कर रहे हैं, तो जेड टेंडिंग टू 2 और ये हमारा दे देगा रेसिड्यू। ठीक है, अब हम फिर से देखते हैं यहाँ पे कि क्या हो जाता है। z टेंडिंग टू 2 z माइनस 2 आप ऐसे ही रहने दो, और आपका एफ जेड क्या है, एफ जेड यहाँ पे दिया हुआ है z अपॉन z माइनस 1 z माइनस 2, तो ये साहब कैंसिल। अब अगर आप 2 रख देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 अपॉन 1 दैट इज़ 2, तो ये एक आंसर हो गया। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सिंपल पोल पे आधारित रेसिड्यू के क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल नंबर बी ले लीजिए, 1 का ही बी है ये, और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्वेश्चन ऐसे ही होगा या कुछ अलग होगा। आपसे क्वेश्चन है कि फाइंड रेसिड्यू, या ज़रूरी नहीं एक ही रेसिड्यू मिले, आप रेसिड्यूज़ भी कह सकते हैं, ऑफ द फंक्शन एफ जेड इजकल टू 1 अपॉन जेड माइनस 1 पावर 3, और यहाँ पे हम लोग ले लें जेड माइनस 2 ले लेते हैं। अब आपसे क्वेश्चन कहा गया है कि रेसिड्यू निकालो जेड इजकल टू 1 पे। तो अगर पहला क्वेश्चन देखोगे और दूसरा क्वेश्चन देखोगे तो डिनोमिनेटर में फ़र्क आपको जो दिख रहा है, वहाँ पे सिंपल पोल के दोनों फैक्टर थे लीनियर फैक्टर, और यहाँ पे जो मेरा लीनियर फैक्टर है वो 1 है और दूसरा जो है उसका तो ऑर्डर 3 है, और हमें z इजकल टू 1 यानी कि z इजकल टू 1 रखोगे तो यही वाला टर्म जो इसका ऑर्डर 3 है वो आपको परेशान करेगा। अब हमें देखना है कि ये पोल ऑर्डर 3 का है, तो जब पोल ऑर्डर 3 का क्वेश्चन है और रेसिड्यू निकालने को कहा जा रहा है तो मेरे को कौन सा फार्मूला याद आएगा, मेरे को सेकंड कैटेगरी वाला फार्मूला याद आएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे कर सकते हैं। तो अगर फार्मूला आपने देखा होगा ऊपर लिखा हुआ, तो सबसे पहला काम आप उल्टे चलिए, आप एफ जेड पहले लिखिए। तो आपका एफ जेड है क्या, जेड माइनस 1 क्यू और जेड माइनस 2 है। अब इसमें जिसकी वजह से आपको दिक्कत हो रही है, किसकी वजह से दिक्कत हो रही है, जेड माइनस 1 पावर 3, क्योंकि जेड इजकल टू 1 रखोगे तो यही वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, आपको परेशान करेगी, तो उसका मल्टीप्लाई कर दो। और अब आपको ये पहचानना है कि मेरा एन है क्या, एन मतलब ऑर्डर क्या था पोल का 3, तो उससे एक कम करके 2 आता है, तो आप 2 बारी इसको थोड़ा सा मैं सही कर लूँ, एन की वैल्यू 3 है यहाँ पे, तो ये हो जाएगी d2 ओवर डी जेड स्क्वायर हो जाएगा। आप फार्मूला ऊपर देख लो, और अब आप लिमिट को ले लो, लिमिट जेड टेंडिंग टू किस पॉइंट पे हमें निकालना है, ये समझो, हमें जेड टेंडिंग टू 1 पे निकालना है, तो ऐसे लिख लेते हैं। और बाहर फैक्टोरियल n, अब आपका n है क्या, n जो इसका ऑर्डर का वैल्यू होगा 3, तो n माइनस 1 होता है, तो फैक्टोरियल 2 होगा। आप ऊपर जो ये फार्मूला है एक बार उससे देख के आप मैच करवाते हुए खुद से लिखो n को आइडेंटिफाई करके, तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि कहाँ से ये वैल्यू आ रही है। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 तो 2 होता है, लिमिट अभी भी अपनी बारी का इंतज़ार करेगा, इसको भूल जाइए आप।
अब अगर हम बात कर लें इतने की, तो इसमें से ये क्वांटिटी कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास डी बाई डी जेड एक आ रहा है और दूसरा भी डी बाई डी जेड जो है वो भी यहाँ पे है, तभी तो आपको डी टू ओवर डी जेड स्क्वायर मिलेगा। और मेरे पास जो फंक्शन बचा है वो बचा है जेड माइनस टू। अब आपको करना क्या है, इसको दो बारी डिफ्रेंशिएट करना है। तो डिफ्रेंशिएट अगर आप नहीं कर पाएंगे तो मोटी मोटा आपको हम बस ये समझा दें कि इसका डिफ्रेंशिएशन बहुत आसान हो जाएगा अगर आप जेड माइनस टू को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। अब देखिए, एक बार ही हम कर दे रहे हैं, दूसरी बार आपको करना होगा। तो पहली दफ़ा हम करने जा रहे हैं अगर, तो मेरे को ये समझ में आ रहा है कि इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, -1 पहले आ जाएगा पावर रूल से, और जेड माइनस टू पावर -2 यहाँ दिखने लगेगा। ठीक है, तो कुल मिला के हमें जो मिल गया हाफ लिमिट जेड टेंडिंग टू 1, और यहाँ पे जो अगर आप देखोगे तो डी बाई डी जेड, यानी सिर्फ एक बार ही आपको डिफ्रेंशिएट करना है। और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको -1 अपॉन जेड माइनस टू का होल स्क्वायर दिखेगा। आप चाहो तो माइनस को बाहर लिख सकते हो। ठीक है, अब इसको फिर से एक बार ही आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए और ये आपको आंसर दे देगा। तो दोस्तों, आज हम लोग ने बस ये समझने की कोशिश की कि रेसिड्यू होता क्या है, और रेसिड्यू के ऊपर आधारित जो क्वेश्चन होंगे वो कितना फासला आपको चलवाएंगे। तो देखने में ये आया कि एक तो सिंपल पोल के लिए वो क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, दूसरा ऐसे क्वेश्चन के लिए जिसका पोल का ऑर्डर जो हो वो एक से ज़्यादा हो। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको देखा। अगले क्लास में फिर मुलाकात होगी, इसी को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।